गुड इवनिंग। तो गाइस ये विज़न की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि यार वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर साउंड अच्छी नहीं है, बीच में काफ़ी दिक्कत होती है, तो जो कि बिल्कुल सही है। तो यार मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिस वजह से ऐसा आ रहा है, तो इसलिए मैं ये वीडियो अपने मोबाइल में बना रही हूँ जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी और आई थिंक कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होगी। फाइन। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करें। दैट इज़ इंडिया अपील्स अगेंस्ट WTO डिस्प्यूट पैनल रूलिंग ऑन द शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो गाइस हमने 2 दिन पहले भी इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी थी कि किस तरह से इंडिया पे आरोप लगाया गया है कि जो इंडिया है कि वो शुगर के एक्सपोर्ट में जो सब्सिडीज़ है वो ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू जो लिमिट लगा रखी है। ठीक है, तो इंडिया ने इस पे अपील करा है। ठीक है, तो इससे पहले क्या है, जो रूलिंग आई थी WTO की, वो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला इनके फेवर में आई थी, जिसमें WTO पैनल ने ये बोला था कि इंडिया अगर अपने फार्मर्स को या जो एक्सपोर्टर्स को अगर सपोर्ट मेजर प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ज़्यादा दे रहा है, जिसकी जो कि इनकन्सिस्टेंट है, जो कि किसके अंडर, WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऑब्लिगेशंस के अंदर। मतलब कि इंडिया क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऑब्लिगेशंस का। ठीक है, इन कंट्रीज़ ने कंप्लेन किया है, और किन कंट्रीज़ ने किया था, ये ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, इन कंट्रीज़ ने कंप्लेन किया है कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उन जो शुगर कॉर्न प्रोड्यूसर्स को, वो बहुत ज़्यादा दी जा रहा है, मतलब जितनी लिमिट लगाई जा रही है उससे एक्सेस में दिया जा रहा है। और इंडिया ने इसके अलावा क्या किया, ऑलरेडी दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू द शुगर मिल। तो ये कुछ कंप्लेंट्स थी जो डिफरेंट कंट्रीज ने लगाई थी इंडिया के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील। इसके अलावा इंडिया ने क्या किया, WTO, क्योंकि अब WTO ने फेवर दे दिया उन कंट्रीज़ के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप उनके मतलब कि जो भी WTO ने अपना अवार्ड दिया या फिर जो भी जजमेंट थी, अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो वो आप क्या कर सकते हो, तो WTO अपीलेट बॉडी में अपील कर सकते हो, तो वही इंडिया ने किया है। ठीक है, अब जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रूलिंग से सेटिस्फाई हो तो आप हाई कोर्ट पे जा सकते हो, आगे सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो। उस तरह इंडिया ने क्या किया है, WTO अपीलेट बॉडी में अपील करी है। ठीक है, कि आप जरा हमें बताओ क्या है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आपको पता होना चाहिए गाइस, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है। सिंपल बात ये कि ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें ये बताते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो अपने अगर एक्सपोर्टर्स को या फिर वहाँ के फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को किस तरह से डोमेस्टिक सपोर्ट कितनी दे सकती हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ कितनी दे सकती हैं, और किस तरह से मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स का असेस कर सकती हैं। तो ये बता रखा है कि कितना लिमिट में उनको सपोर्ट कर सकती हैं। डोमेस्टिक सपोर्ट शुगर केन प्रोड्यूसर्स को दी जाती है कुछ डिफरेंट मेजर्स के द्वारा, जैसे FRP हो गया या फिर स्टेट एडवाइस प्राइजेस के द्वारा। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये बोलता है कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो मिनिमम लेवल से आप ज़्यादा नहीं दे सकते, मतलब लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते। डी मिनिमस लेवल का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए लगे, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, अपने फार्मर्स को 5% तक का क्या कर सकती हैं, लिमिट दे के, मतलब कि सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सिडीज़ दे सकती हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% है। इंडिया के जो एक्सपर्ट सब्सिडीज़ हैं उसमें कौन कौन से, जैसे प्रोडक्शन असिस्टेंस स्कीम, बफर स्टॉक स्कीम, मतलब कि इस स्कीम के अंडर क्या इंडिया ये स्कीम चलाता है, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। फाइन। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स के अंडर जो WTO मेंबर्स हैं दे आर प्रोहिबिटेड ऑन अ नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मतलब कि इसके अंदर भी काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ बिल्कुल नहीं मिलती, जो कि प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू रिन्यू मैंडेट ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट। फाइन। तो क्या जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। इंडिया के जो अभी ऑफकोर्स UN सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसका चेयरमैन बना हुआ है 2022 में, और इन्होंने क्या किया है, एक फेवर में वोट किया है, जिसके अंदर क्या है, हम चाह रहे हैं कि जो काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट है उसको रिन्यू करने की बात की जा रही है। कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। अभी क्या है, CTC का चेयरमैन है, दैट इज़ द काउंटर टेररिज्म कमेटी का। तो इंडिया क्या करेगा, अपने एफर्ट्स देगा सो दैट वो क्या कर सकता है, किस तरह से हम टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके टू काउंटर द टेररिज्म। इसके अलावा इंडिया क्या कर रहा है, ग्लोबल रिस्पॉन्स, जैसे भी टेररिज्म बढ़ रहा है कंट्री वाइज या फिर इंटरनेशनल, तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसमें भी अपने मेजर्स को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम CTET के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ द काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट। इसको एस्टेब्लिश किया गया था UN सिक्योरिटी काउंसिल के 1535 रेजोल्यूशन के द्वारा 2004 में, और एक एक्सपर्ट बॉडी है जो सपोर्ट करते हैं किसको, CTC, दैट इज़ द काउंटर टेररिज्म कमेटी को। CTET क्या करता है, कंट्री में विजिट्स करता है ऑन द
मतलब कि इस कमेटी के बिहाफ पे कंट्रीज में विजिट करता है, सो दैट वहाँ पे मेंबर्स को असेस कर सके किस तरह से आप टेररिज्म को काउंटर कर सकते हो, क्या उन्होंने प्रोग्रेस बनाई है अभी तक, और क्या क्या प्रायोरिटीज़ एरिया पे आपको फोकस करना चाहिए, वो सब सजेस्ट करता है। सीटीसी को एस्टेब्लिश किया गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1373 रेजोल्यूशन के द्वारा 2001 में, जिसमें अंदर क्या करता है कि किस तरह से टेररिज्म एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए कोई भी लीगल या इंस्टीट्यूशनल मेथड्स को, एबिलिटीज़ को हम किस तरह से एनहेंस कर सकें उनके रीजन्स में या फिर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप सकते हो इंडिया के कौन कौन से काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एक तो है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, जो इसमें हम क्या करते हैं, ये यूएन फ्रेमवर्क के आउटर है, मतलब कि उसके आउटसाइड है, जिसमें क्या करता है इंडिया टेररिज्म को काउंटर करने के लिए सपोर्ट करता है। दूसरा है काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स, जिसमें वो क्या करता है यूएन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है। एक है यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम नेशनल लेवल पे, रीजनल या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म को काउंटर करने का बात करते हैं। ठीक है, अभी काउंटर टेररिज्म कमेटी का एस्टेब्लिश किया गया था 9/11 टेरर अटैक जो कि यूएसए में हुआ था, सो दैट यूएन मेंबर स्टेट्स की एबिलिटी बढ़ाने के लिए, सो दैट अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द रीजन जो भी टेररिज्म होता है उनको प्रिवेंट कर सके। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है 8 लाख इनकम रीजनेबल कैप फॉर द सोश इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटा, सेंटर टेल्स द सुप्रीम कोर्ट। तो गई दी जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी में कवर होगी। ठीक है, अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट में बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने डिसाइड किया है कि कुछ रिकमेंडेशन जो एक्सपर्ट कमेटी ने दी है, मतलब कि एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी है और यही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है। एफिडेविट को कब फाइल किया गया, जब एक रिट पिटीशन आई थी जिसमें सेंटर का डिसीजन को चैलेंज किया गया था। ठीक है, मतलब नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑल इंडिया कोटा में क्या करता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं देता। आपने देखा होगा जैसे सॉरी, मतलब कि नीट में बोला है कि ऑल इंडिया कोटा में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी की रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे एफिडेविट फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बोला कि ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8 लाख इनकम क्राइटेरिया बताया हुआ है, जिसमें सेंटर ने बोला कि चलो ठीक है, हम एक बार दोबारा इस पर रिविजिट करते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी को बैठाया था। इसके अलावा सेंटर ने क्या किया, जो नीट के जो पोस्ट ग्रेजुएट के काउंसलिंग प्रोसेस है उस पर एक होल्ड रखा, थोड़ा रुका, ये सोचिए कि जो अभी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का, पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ अपना फाइल रिस्पॉन्ड करेंगे। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो रिजर्वेशन है वो 2019 में आई थी 103rd अमेंडमेंट एक्ट में, जिन्होंने इकोनॉमिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जो लोग वीकर हैं जॉब्स में भी, एजुकेशन में भी, और इसके अंदर हमने आर्टिकल 15 के अंडर क्लोज 6 को ऐड किया और आर्टिकल 16 के अंडर भी क्लोज 6 को ऐड किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन के लिए हमने आर्टिकल 15 के अंडर ऐड किया और एम्प्लॉयमेंट के लिए अंडर 16। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या दी एक्सपर्ट कमेटी ने, उन्होंने बोला है कि अगर किसी की फैमिली इनकम 8 लाख या लेस है उसको हम करंट ग्रोस एनुअल इनकम मान लेंगे। ईडब्ल्यूएस में हम कुछ एक्सक्लूड करेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कि कई लोग होते हैं जिनको इनकम कम दिखा देते हैं लेकिन उन लोगों के पास लैंड बहुत होता है, तो वो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आएंगे। इसके अलावा इसमें रेजिडेंशियल एसेट, मतलब आपका घर कितनी जगह में, उसका जो क्राइटेरिया था उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट क्राइटेरिया क्या था ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है, अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम है तो अभी इसको हटा दिया है, और अगर आपका घर 1800 स्क्वायर फीट में या उससे कम है 200 यार्ड तो इसको माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इस चीज़ को हटा दिया गया है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रेक थ्रू इन बैटरी टेक्नोलॉजी विद सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी। तो कह दी जो माई न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करोगी। अभी क्या जो वॉक्सवैगन है उसने क्वांटम स्केप इसका पार्टनरशिप करके एक सोचा है कि हम क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट बैटरीज को प्रोड्यूस करेंगे 2025 तक। जो सॉलिड स्टेट बैटरी होगी वो क्या करेगी, जो पॉलीमर सेपरेटर उनको रिप्लेस करेगी, जो स्पेशली जो हमारी अभी जो हम बैटरीज यूज़ करते हैं जो कि लिथियम बैटरीज होती हैं उसको रिप्लेस कर देगी विद अ सॉलिड स्टेट सेपरेटर। मतलब कि जो लिथियम बैटरीज होती हैं उनके अंदर एक चीज़ यूज़ की जाती है पॉलीमर सेपरेटर, तो उसकी जगह सॉलिड स्टेट सेपरेटर को यूज़ किया जाएगा। लिथियम जो आयन बैटरीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को यूज़ करती हैं, जिसके अंदर वो करते हैं एनोड और कैथोड इकट्ठ को अलग अलग रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट बैटरी है वो क्या करेगी, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के प्रिंसिपल पे काम करेगी और एज अ सेपरेटर अलग रोल और साथ में सेपरेटर का रोल भी प्ले करेगी। ठीक है, मतलब कि जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उसमें एक एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में गएगा सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, मतलब आप देख सकते हो लिथियम आयन बैटरी में क्या होता है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, एनोड होता है, सॉलिड स्टेट बैटरी में कैथोड होगा और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, अगर हम इस सेपरेटर को रिप्लेस करते हैं तो इससे क्या होगा, जो कार्बन और सिलिकॉन एनोड जो अभी लिथियम बैटरीज में यूज़ होती है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद अ लिथियम मेटल एनोड। इसका जो लिथियम एनोड एनोड होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, बैटरीज मतलब कि ज़्यादा हमें ज़्यादा अगर एनर्जी स्टोर करना है तो आपको ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी चाहिए होगी। ठीक है, तो इस वजह से अब एडवांटेज होगी सॉलिड स्टेट बैटरीज की। सबसे पहले हाइयर सेल एनर्जी डेंसिटी होगी, चार्जिंग करने में आपको टाइम कम लग जाएगा और आपको चार्जिंग भी कम करनी पड़ेगी, बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सेफ्टी इंप्रूव होगी। इंडिया के एफर्ट्स के बैटरी टेक्नोलॉजी में प्रपोजल आया था फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा प्रोजेक्ट आया था फॉर ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जिसमें अंदर हमें क्या करना है, रिन्यूएबल जनरेशन बढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा जो रिलायंस इंडस्ट्री वो भी प्लान करिए कि एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री को सेटअप किया जाए। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है सेंसस फर्स्ट फेज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डाटा कलेक्शन फोटो टिल सितंबर 2022। तो कहती है जो हमारी न्यूज़ सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या इस एक्सरसाइज को शेड्यूल किया गया है, मतलब कि आपको पता 10 साल में सेंसस आता है, तो इस एक्सरसाइज को अब शेड्यूल किया गया है जो पहले अप्रैल से सितंबर 2020 में था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया था पैंडेमिक के वजह से। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे लोग हैं उनके डाटा इकट्ठा करेंगे, हर एक पर्सन का, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, बर्थ प्लेस, मदर टंग, रिलीजन, ये सब करेंगे। अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, जो बेसिक डाटा है आपका उसको कलेक्ट करता है थ्रू बायोमेट्रिक पार्टिकल्स, आप कहते हैं थंब प्रिंट्स, ये सब। एंड पे क्या होता है, जो भी यूजुअल रेजिडेंट्स हैं हमारी कंट्री के, मतलब कि इसमें फॉरेनर्स को भी हम काउंट करते हैं जो 6 महीने पहले से रह रहे हैं या फिर 6 महीने बाद जहाँ आने वाले हैं। ठीक है, एन पे इज द रजिस्टर ऑफ ऑल यूजुअल रेजिडेंट, मतलब कि रेजिडेंट्स हैं ना कि सिटीजन्स ऑफ द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर सिटीजन और नॉन सिटीजन। इसमें क्या यूजुअल रेजिडेंट कंट्री का वो माना जाता है जो इंडिया में पिछले 6 महीने से रह रहा हो और अगले 6 महीने तक रहने वाला हो। ठीक है, ये आप लोकल लेवल पे भी करते हो, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट या नेशनल लेवल पे, किसके अंडर, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस के अंडर, और साथ में सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इन रूल्स के अंडर। ठीक है, जो भी डाटा कलेक्ट होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री के अंडर वो हम क्या करते हैं, स्टेट का शेयर करते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है फॉर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, सिटीजनशिप रोल 2003 में आया था कि जो एनपीआर है वो पहला स्टेप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन या एनआरआईसी उनको कंपाइल करते हैं, उनके डाटा को कंपाइल करते हैं। एनआरआईसी एक रजिस्टर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नेम्स को कंटेन करते हैं जो भी इंडिया के जेन्युइन सिटीजन हैं। ठीक है, तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एनआरसी एंड द एनपीआर। एनआरसी में हम सिटीजन्स को काउंट करते हैं, एनपीआर में रेजिडेंट्स को काउंट करते हैं। एट प्रेजेंट असम में ऐसा रजिस्टर है। फाइन, अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहले हेट स्पीच। देखो अभी तक हेट स्पीच की कोई भी स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लॉ कमीशन की 267 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेट स्पीच वो ऐसा स्पीच होगा जिसमें आपने क्या किया, किसी ग्रुप ऑफ पर्सनस के अगेंस्ट हेटरेट फैलाने की मतलब कि सोचा है, चाहे वो किसी भी रेस के हों, अलग अलग उसके हों, एथनिसिटी के हों, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड द लाइक। ठीक है, इंडियन पिनल कोड का भी सेक्शन 153A और सेक्शन 10505 है, वो डील करता है विद द पर्टिकुलर हेट स्पीचेस एंड एक्सप्रेशन जिसकी वजह से हेट स्पीच काउंटर कर सकते हैं। लॉ कमीशन ने प्रपोज किया कि हमें क्या करना चाहिए, एक सेपरेट ऑफेंस ऐड करना चाहिए सो दैट हम हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज कर सकें। सिमिलर प्रपोजल पहले भी MP बेजुरबुरा कमेटी और TK विश्वनाथ कमेटी ने भी बताया गया। प्रेजेंटली क्या है, जो कमेटी फॉर रिफॉर्म्स है क्रिमिनल लॉज में वो हेट स्पीच के इशू को एग्जामिन कर रही है। नेक्स्ट है पढ़े भारत। अब पढ़े भारत लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। 100 डे लीडिंग कैंपेन है जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इंकरेज करेंगी कि अपना आराम से पढ़ो और खुशी से पढ़ो टू जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। ये फोकस करेगा चिल्ड्रन जो स्टडी कर रहे हैं बाल वतिका टू ग्रेड 8, मतलब जो अभी नर्सरी से ग्रेड 8। इसका एम है कि हमें क्या करना है, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, कम्युनिटी, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। कैंपेन क्या करेगा, इंडियन लैंग्वेजेस पर फोकस करेगा इंक्लूडिंग मदर टंग, लोकल और रीजनल लैंग्वेज। 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर टंग डे, तो इसको भी इस कैंपेन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट है FCRA लाइसेंस ऑफ NGOs एक्सटेंडेड बाय द 3 मंथ्स। मतलब देखो सिंपल बात है, आपको पता होना चाहिए अगर किसी NGO को फ़ॉरेन की फंडिंग लेनी है तो उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है अंडर FCRA, दैट इज़ अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो कोई भी NGO अगर फॉरेन फंड रिसीव करता है तो उसको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है अंडर FCRA और हर 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्हें अभी क्या करा, जो वैलिडिटी है उसकी वो अगले 3 महीने तक और बढ़ा दी गई है। ठीक है, मतलब 5 साल अगर किसी के पूरे हो गए हैं तो उनको एकदम से अपने आप को रिन्यू नहीं कराना होगा, वो 3 महीने बाद करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है
एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, एक मिनट, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिफरेंट जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं जो किसके अंडर चल रही हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर, उनके जो एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया है। पहली है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो क्या करता है एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करता है सो दैट अगर उनको एक्सपोर्ट करने में कुछ लॉस हो रहा है तो उनके लॉस को वो रिफंड करते हैं। इसके अलावा एक स्कीम आई थी, स्कीम फॉर एमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इसने ऑलरेडी इस स्कीम को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है। सेकेंड है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसमें क्या होता है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उनको 5% की ड्यूटी दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज स्कीम, ये भी हमने पढ़ा था, ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, मतलब एक्सपोर्ट उसको हम इंसेंटिवाइज करते हैं। ठीक है, उन लोगों को जो एक्सपोर्ट एपरल्स गारमेंट्स में करते हैं या फिर जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, अभी के जब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने इस पॉलिसी को रिलीज़ किया है सो दैट हम क्या कर सकें, अपने इंडिया के स्पोर्ट को सेफ बना सकें, अफोर्डेबल, असेसिबल, इंजॉयबल, सस्टेनेबल बना सकें एयर स्पोर्ट्स। ठीक है, जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह हो गया। इसके अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स कवर हैं, एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, एमेच्योर बिल्ड, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, बैलूनिंग, ड्रोनिंग, ग्लिडिंग, हैंड ग्लिडिंग, पैराग्लिडिंग एंड मैनी मोर। ठीक है। एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया उसको एस्टेब्लिश किया गया था जो इसको गवर्न कर सके। डोमेस्टिक डिज़ाइन या फिर जो भी एयर स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हो गया, जैसे पैरा शूट का जो कपड़ा हो गया या जो डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो उसको मतलब इंटीग्रेट किया गया किसके द्वारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ। नेक्स्ट है क्योटो एडजस्टमेंट, अभी क्या है देखो, क्योटो एडजस्टमेंट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडजस्टमेंट एग्रीड इन द, देखो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो एग्री हुआ था 2018 में क्योटो में। ठीक है, जो कि पार्टीज़ की 13th मीटिंग थी, जिन्होंने ये बोला था कि हमें क्या करना चाहिए कि देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कि 1987 में आया था। इसका एम था कि जो भी सब्सटेंस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करना और उनकी कंजप्शन को रेगुलेट करना। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट को करने के लिए एक मीटिंग हुई थी 2018 में। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है कि किस तरह से हम ग्लोबल एमिशंस जो बढ़ रहे हैं उसको घटाएं। ठीक है, या उनसे रिलेटेड जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सके, जिसके अंदर हमें मेनली केमिकल ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन को बैन करना था। इसके अलावा हमने क्या किया था कि किगाली एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने की अरेंजमेंट की थी सो दैट हम क्या कर सके, जो भी क्लाइमेट चेंजिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनकी प्रोडक्शन को हम क्या कर सके या कंजप्शन को क्या कर सके, रेगुलेट कर सकें। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं क्योटो एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, अभी ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो जॉइंट एफर्ट है किसका, नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का। ये क्या करेगा, जो भी यूनिवर्स के एक्सट्रीम या मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करेगा, जैसे सुपरनोवा हो गया, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हो गए, हेल्स हो गए, या फिर और भी जो हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करेगा। इसकी जो पीरियड है, ये जो प्रोजेक्ट है वो 2 साल के लिए चलेगा और ऑब्जर्वेटरी 600 किलोमीटर की हाइट पे बनाई जाएगी जो अर्थ के इक्वेटर को ऑर्बिट करेगी। इससे हमें काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, किस तरह से ब्लैक होल स्पिन करते हैं, किस तरह से पल्सर है वो इतना ब्राइट कैसे शाइन करते हैं, एंड मैनी मोर। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है डार्क जीनोम, साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया है कि जो हमारे जीन्स के बाहर जो डीएनए होते हैं उन्हीं को हम डार्क जीनोम बोलते हैं, और उनको डिस्कवर किया रिसेंटली कि उनके कुछ रीजन्स इवोल्व हुए हैं। ठीक है, दैट कोड फॉर प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द स्किज़ोफ्रेनिया एंड द बाइपोलर डिसऑर्डर। डार्क जीनोम का मतलब क्या होता है, वो डीएनए जो आपके जीन्स के बाहर मिलता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी हमको नॉलेज इतनी नहीं है कि वो किस तरह से आपकी बॉडी को रन करते हैं। ठीक है, और इनकी एनालिसिस इतनी नहीं हुई है। हाउएवर ये क्या कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब थ्री इट रेफर्स टू अ डिसेंट्रलाइज ऑनलाइन इकोसिस्टम जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। इसमें क्या है, जो वेब3 पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स होंगी वो किसी भी सेंट्रल गेट कीपर के द्वारा ओन नहीं की जाएगी, बल्कि यूजर्स के द्वारा ओन की जाएगी जो वहाँ से ओनरशिप लेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, वेब 1 ईरा था ऑफ डिसेंट्रलाइज ओपन प्रोटोकॉल, जिसमें मोस्टली जो ऑनलाइन एक्टिविटी थी वो इन्वॉल्व थी टू नेविगेट टू इंडिविजुअल स्टैटिक वेब पेजेस, मतलब जैसे आपके अलग अलग वेब पेज होता है। वेब 2 था ईरा ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जिसमें क्या किया था हमने, जो कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते थे वो किसी पर्टिकुलर लोगों के द्वारा, मतलब कि सिंपल बात है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, हर एक इंडिविजुअल ओनर है। वेब 2 में क्या हो गया, कुछ कंपनीज ओनर है, जैसे गूगल ओनर हो गया, फेसबुक, अमेजन हो गया। तो वेब 3 में ये कि हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें जो यूज़र है वो खुद ही ओनर हो, ये ना हो कि एक बंदे के अंडर हो लोग। ठीक है, नेक्स्ट है 2 अप्रोचेस टू टैकल द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया
फाइन। अगर आपको कुछ एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ होगी, आप ड्रग कंज्यूम कर रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंट है। तो आईएसी बेंगलोर क्या है, वो 2 अप्रोचेस पे काम करें। जिसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो ड्रग्स से भी रेजिस्ट करते हैं, तो उन प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। एक तो बैक्टीरियोफेजिस, इसको यूज़ किया जाएगा टू किल बैक्टीरिया। एक तरह का वायरस होगा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा और फिर बैक्टीरिया के घोंसले को डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा है ब्लॉक द ट्रांसपोर्टर। इसमें क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्टर होगा वो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प करेगा कि वो क्या करेगा, जो सेल्स के एनवायरनमेंट से मूव करके कुछ टॉक्सिक मेटाबोलिट्स को रिमूव करेगा। इसमें का जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस होंगे वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स को इवॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से वो करेंगे जो भी एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स हैं जो बैक्टीरियल सेल्स या मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उनको मूव आउट करेगा और वहाँ के जो बैक्टीरिया उनको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरे रिसर्चर्स क्या करें, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी भी डेवलप करें जो इस तरह के बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन उनको इनहिबिट कर सकें। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन एक्सोप्लैनेट। ठीक है, देखो रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया है फर्स्ट सिग्नेचर ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग ऑन एन एक्सोप्लैनेट। देखो एक्सोप्लैनेट क्या है, जैसे आपके हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम से बाहर जा पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सोप्लैनेट इज एनी प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पाया जाता है। तो एक प्लैनेट है जिसका नाम ये है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सराउंड कर रहा है, उसका पहला कुछ साइन मिला है। ठीक है, जो भी स्टार्स होते हैं वो जो फ्रीली फ्लोट करते हैं अबाउट अराउंड आवर सोलर सिस्टम उन्हें एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। वो मेनली रोज प्लैनेट होते हैं, कुछ ग्लेशिएटिक भी होते हैं। ठीक है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो इस तरह के पार्टिकल्स को मतलब कि वो करता है, प्रिवेंट करता है ताकि आ ना जाए। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है और प्लैनेट से भी सेम काम करते हैं। लास्ट न्यूज़ है हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। काफ़ी प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग, जिसमें वो क्या कर रहे हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड को ब्रिज बना रहे हैं। ये रोड है साउथ लद्दाख में जो किस्मोले एंड डेमचोक उनको कनेक्ट करेगा और ये पास होगा इमुलुंग पास से जो कि 19,000 फीट पे है। ये क्या करेगा, ऑफ कोर्स बेटर जो बोलीविया में बना हुआ पहला ब्रिज उसको उससे बेटर होगा जो उस बोलीविया में वोल्केनो तुरुंगा से कनेक्ट करता है। डेमचोक की इंडिया चाइना फ्लैश पॉइंट है, न्यू रोड से कहेगा इजीली जो हमारे ट्रूप्स हैं वो इजीली मोबिलाइज कर सकते हैं। इसको बिल्टअप किया जाएगा अंडर प्रोजेक्ट हिमांग, जिसके अंदर हमें क्या करना है, अपने जो कम्युनिकेशन लाइंस है ओपन रखने थ्रू आउट द ईयर इन लद्दाख एंड सियाचिन सेक्टर। ठीक है, तो ये जो डेली करंट अफेयर्स हैं 1, 2 एंड 3 जनवरी वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।